एब्सोल्यूट रेजोनेंस नोबल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था लीलू कैवे से मिलने आया होता है और उससे स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 100 भागों की और डिमांड करता है, जिसको सुनकर कैवे के भाई हक्के बक्के हो उड़ जाते हैं। तो वो कुछ उल्टे सीधे अपने विचार ख्याल करती है, जैसे कि वो लीलू को कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा। तो चलिए अभी देखते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं। यदि ऐसा है तो कैवे निश्चित रूप से सुनिश्चित कर विश्व पर नरक की आग घेरे, जिसने प्रयास करने का साहस किया। लीलू ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, सीनियर सिस्टर कैवेई, चीज़ों की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक तथ्य है कि मुझे अपने उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता है। कैवेई की पतली भौहें उत्सुकता से उठी। मैं अपनी सीमा लांघने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या जान सकती हूँ कि यंग मास्टर इन स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के साथ क्या कर रहे हैं। मैं आपसे पूछताछ नहीं कर रही हूँ यंग मास्टर, लेकिन मुझे चिंता है कि ज़्यादा ताकतवर बनने की आपकी उत्सुकता में आप शायद किसी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बहन किंगेर का सामना कैसे कर पाऊंगी। वो जानती थी कि लीलू के ब्लैक पैलेस ने उसे बेवजह तनाव में डाल दिया था और यंग अक्सर बेवजह के फैसले ले लेते थे। उसकी एकमात्र चिंता यह थी कि लीलू को उसकी बेड़ियां तोड़ने के लिए किसी तरह के सांप के तेल को घोटाले में फंसाया गया था। लीलू ने जवाब देने से पहले एक पल रुककर विचार किया। मुझे लगता है कि सिस्टर कैवे को ये बताने में कोई बुराई नहीं है कि मेरे माता पिता एक सीक्रेट आर्ट छोड़ दिए थे, जिससे मैं अपना रेजोनेंस प्रकट कर सकता हूँ। इसलिए मुझे स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की आवश्यकता क्यों है, इसका कारण स्पष्ट हो जाना चाहिए। यह एक ऐसा तथ्य है जो अंततः सामने आने वाला है। लोग निश्चित रूप से उत्सुक होंगे कि आखिर हुआ क्या था। उसके माता पिता द्वारा एक सीक्रेट आर्ट छोड़ना वास्तव में उसके पीछे के असली कारणों को छिपाने का एक बेहतरीन तरीका होगा। उसे फ्यूचर में भी इन रेजोनेंस बढ़ाने वाली सामग्री की भारी मात्रा में खरीदारी करनी पड़ेगी और ये अनुरोध कैवेई के माध्यम से ही तो जाने होंगे। उसकी चिंताओं को तुरंत शांत करना ज़्यादा उचित था। कैवेई चौंक गई। 2 हाउस लॉर्ड कोई सीक्रेट आर्ट छोड़ गए, यह बात अविश्वसनीय लग रही है, इसलिए वो कुछ हद तक आश्वस्त नहीं थी। हालांकि जब उसकी नज़र लीलू पर पड़ी तो उसने देखा कि वो बिल्कुल शांत लग रहा था। यह कोई झूठ नहीं लग रहा था। अंततः आश्वस्त होकर उसने सहमति से सिर हिलाया। चूंकि ऐसा ही है, मैं तुरंत यंग मास्टर के आज्ञा का पालन करने के लिए आगे बढ़ूंगी। कैवेई ने धीरे से भरी। इन 100 भागों वाले स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट की कीमत लगभग लाखों स्काई गोल्ड के बराबर होगी। त्यांजू प्रांत में लुओलान परिवार के आधे भंडारण समाप्त हो जाएंगे। इससे 3 फैमिली की लालची कार्यों को रोकने की उसकी योजना में निश्चित रूप से बाधा आएगी। हालांकि वो जानती थी कि उसकी प्राथमिकता क्या है। लीलू की पहुंच को मजबूत करने के लिए त्यांजू प्रांत के सभी बिजनेस का त्याग करना भी जरूरी था। कैवेई के दीप्तिमान और गोल चेहरे पर नजर डाली, जिस पर भौहें तन गई। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसने पूछा, क्या मैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा महंगी चीज़ें की वजह से सिस्टर कैवेई को कोई परेशानी दी है? उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीला चेहरा थोड़ा यंग और अनुभवी लग रहा था, लेकिन उसने सचमुच अपने माता पिता का रूप रंग विरासत में मिला। उसके हाव भाव पर हल्की सी हंसी और उसका मन हल्का हो गया। यह मामला सचमुच थोड़ा पेचीदा है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं है यंग मास्टर, आप निश्चित रहें, मैं सब कुछ सुलझा दूंगी। लीलू ने मन ही मन राहत की सांस ली। इन स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट के 100 हिस्से पहले से ही कैवेई के समाधान के लिए परेशानी खड़ी कर चुके थे। ऐसा होता हुआ तो वो सोच भी नहीं सकता था कि फ्यूचर में क्या होगा। यह तो बस एक बूंद भर था। क्या हाउस लोलान का मेन हेड का वाटर अपनी पूंजी जुटाने में असमर्थ है? लीलू ने पूछा। कैवेई ने हल्के से सिर हिलाया और फिर अफसोस से बोली, यंग लॉर्ड, आपको हाउस लोलान
की मौजूदा स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। पेहाउ ने 3 पवेलियन मास्टर को अपने तरफ कर लिया है, जिससे हमारे मुनाफे का 1/3 हिस्सा डूब गया। इससे मामला और बिगड़ गया। उसके शब्दों से लीलू ने आसानी से समझ लिया कि मेन हेडक्वार्टर मदद करने में असमर्थ है। सिर हिलाते हुए उसके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। ये उसने विषय को और भी दुखद बातों की ओर मोड़ दिया। मामला शांत होने के बाद दोनों कैवई अपनी जाती हुई परछाई को घूर रही थी, थोड़ा सोच में डूबी हुई। इस यंग लॉर्ड का व्यक्तित्व बुरा नहीं था। वो दूसरों के साथ गर्मजोशी से और बिना किसी अहंकार के पेश आता था। अपने अच्छे रूप और प्रतिभा के साथ वो बस में की बात थी कि वो अपने पिता जैसा दिखने लगेगा, जो पूरे जिया किंगडम के कई कुलीन लेडी का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। एक निश्चित दृष्टिकोण से वो वास्तव में जियान किंगे के लिए एक अच्छा मैच था। उसका ब्लैंक पैलेस था, क्योंकि अंततः इस दुनिया में सब कुछ ताकत के आधार पर निर्भर है, चाहे वो धन हो या कुछ और। लुओलान परिवार भी कोई अपवाद नहीं था। जब लीक ताइजुआन और तान लैन आसपास होते थे तो 5 ग्रेट फैमिली में से एक होते थे और सबकी नज़रों में खास तौर पर चमकते थे। एक ऐसा डीमन जिसे कोई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। जिस क्षण वे गायब हुए, चमक धीरे धीरे मंद हो गई, इस हद तक कि वो तत्व भी उन्हें हिलाने में सक्षम हो गए। दूसरी ओर जियान किंगे में अपार टैलेंट और असीम फ्यूचर था। वो जिया किंगडम में सबसे कम उम्र की ड्यूक स्टेज कल्टीवेटर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी तैयार थी। अब तक लीलू की शादी की व्यवस्था असल में एक बोझ ही थी जो उसे रोके हुए थी। कैवई और जियान किंगे असल में अच्छे दोस्त थे जो अतीत में मिले थे, जब जियान किंगे का व्यक्तिगत आज ऐसा ठंडा नहीं था। इसलिए वो एक दोस्त के रूप में लीलू के लिए भी चिंतित थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह संभव था कि लीलू इतने असाधारण व्यक्ति से बंधे होने और एक अपंग के रूप में तिरस्कार होने के बाद में टूट जाता। फिर भी जब उसने लीलू से हाउस लॉर्ड की सीक्रेट आर्ट के बारे में सुना तो उसे थोड़ी राहत मिली। शायद इससे उसके ब्लैंक पैलेस की कमी पूरी हो जाए और उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाए। फिर भी दूरी तो बड़ी ही रहेगी। जियान किंगे की दोस्त होने के नाते जिया किंगडम की परिस्थितियों ने अक्सर उसके साथ चलने वाली होने के नाते वो अच्छी तरह से जानती थी कि टैलेंट और क्षमता के मामले में जियान किंगे कहाँ खड़ी है। वो उस दौर की सबसे बेहतरीन लेडी थी जिसकी तारीफ टैलेंटेड लोग भी करते थे। इसकी तुलना में साउथ विंड सिटी के सागर में एक बूंद मात्र था। आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचते हुए कैवई ने अपने दिल में उठ रही उस उथल पुथल को दबा दिया और आगे के काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैनेजरों को आने का संकेत देते हुए उसने लीलू के द्वारा सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए लोगों को भेजा। उसकी देखरेख में काम आधे दिन में ही पूरा हो गया। लीलू ने उसके काम की क्षमता पर आश्चर्य से आभरी और अपने सामने रखे दोनों वुडन बॉक्सों को घूरने लगा। दोनों वुडन बॉक्सों को उठाकर वो तुरंत अपने कमरे में वापस भागा। छुट्टी के शेष दिनों में लीलू ने अपना सारा समय अपनी रेजोनेंस को बढ़ाने के लिए उसे और संतुलित करने में बिताया। इससे पहले कि वो 3rd सील स्टेज से 4th सील स्टेज दोनों दिनों में पहुंच गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही ऐसा करने के लिए फाउंडेशन तैयार कर लिया था, इसलिए उसे कम समय लगा। इसलिए 4th सील स्टेज से 5th सील स्टेज तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगा और यह थोड़ा धीमा भी था। यह धीमा शब्द का तात्पर्य केवल पिछली बार की तरह से था। जब उनकी छुट्टी का एक दिन बचा था तो लीलू की रेजोनेंस पावर ने अंततः छलांग लगाई और वो पूरी तरह से 5th सील स्टेज में पहुंच गए। उनकी रेजोनेंस पावर में वृद्धि के अलावा उसका 4th टियर का वाटर लाइट रेजोनेंस भी अंततः स्पिरिट लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट को निगलने के बाद वो 5वीं ग्रेड तक पहुंच गई और इस तरह उसकी छुट्टी समाप्त हो गई।
भोर हुई और वो धीरे धीरे ओल्ड मैनर से बाहर निकला। उसकी बढ़ी हुई रेजोनेंस पावर के कारण उसके बालों में भी एक नई चमक आ गई थी जो हल्की सी चांदी जैसी लग रही थी। उगते सूरज की ओर देखते हुए लीलू के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। यह हफ्ता उसके लिए सचमुच जिंदगी बदल देने वाला था, क्योंकि उसने अपनी पिछले शारीरिक बेड़ियां पीछे छोड़ दी थी और वो पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ब्लैक पैलेस वाला वो यूथ अब पूरी तरह से एक नए रूप में बदल गया था। जब वो एंट्रांस पर खड़ा था तो उसने उस दिशा को देखा जिस ओर ध्यान किंगे एक हफ्ते पहले गई थी, और उसने गहरी सांस छोड़ी। एस्ट्रल सेज कॉलेज, आप मुझे स्वीकार करेंगे? लीलू को यहाँ लौटे हुए सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहाँ आए हुए एक जमाना बीत गया हो। आनंद लेते हुए वो आते जाते असंख्य लोगों को देखता रहा, गपशप और कर्कश हंसी को देखना रहा। तभी सभी के चेहरे पर झलकती यंग शक्ति का भी आनंद ले रहा था। साथ ही उसने यह भी देखा कि लोगों के ग्रुप ने अनगिनत उत्सुक निगाहें उस पर टिकी थी, और अचानक उसे अपनी इर्द गिर्द फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। क्या ये लीलू नहीं है? वो आखिरकार स्कूल वापस आ गया है, अब समय आ गया है। उसके बालों में कुछ गड़बड़ है क्या? उसने इन्हें रंगा क्यों है? अंतिम फाइनल कंपटीशन में 1 महीने पहले उसने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली, इच्छा से ऐसा करने के लिए। शायद टूटा हुआ बर्तन अब पूरी तरह से बिखर गया है। मैंने सुना है कि लीलू एकेडमी से पूरी तरह हटने वाला है। शायद वो फाइनल कंपटीशन में भी भाग नहीं लेगा। सच में? इन सारी बेतरबीन अफवाहों को सुनकर लीलू अवाक रह गया। वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गायब हुआ था, लेकिन अफवाहें और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि वो इन जोकरों का मनोरंजन करने के मूड में नहीं था। वो भी भीड़ को चीरता हुआ सेकंड स्कूल की ओर चल पड़ा। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर लीलू की गति धीमी हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने द्वितीय विद्यालय के टीचर शू शान्यू को देख लिया। वो उसके आगे पीठ सीधी करके किसी ऊंचे पहाड़ की तरह लीलू को घूर रहा था। लीलू ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए अपनी गति दोगुनी करते अंदाज में उनका अभिवादन किया। टीचर यू। जू शान्यू लीलू को घूरता रहा। उसकी आंखें में हल्की निराशा साफ झलक रही थी। लीलू, मुझे पता है कि तुम्हारे ब्लैक पैलेस ने तुम्हें बहुत तनाव में डाल दिया है, फिर भी तुम्हें इस आखिरी मोड़ पर हार नहीं माननी चाहिए। मैं हार नहीं मानी है, लीलू ने जल्दी से अपने बचाव में जवाब दिया। तो फिर इस नाजुक मोड़ पर तुमने छुट्टी क्यों ले ली? शू शान्यू ने गरजते हुए कहा। हर कोई कल्टीवेशन और मेहनत करने के लिए उपलब्ध पल का सदुपयोग करने की कोशिश कर रहा है, और तुमने आराम करने के लिए छुट्टी ले ली। लीलू अपने निष्कर्ष पर थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अंदर ही अंदर वो ये भी जानता था कि शू शान्यू उसके भले के लिए काम कर रही है, इसलिए उसने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की, बस उसकी बात पर खुशी से सिर हिला दिया। एक लंबी तीखी टिप्पणी के बाद जू शान्यू ने आखिरकार एक आह भरी, और उसने लीलू को एक गहरी नज़र से देखा और फिर अंदर चल गई। लीलू जल्दी से उनके पीछे एरिया में दाखिल हुआ। बीच में कई दसियों मीटर लंबा एक मंच था, जिसके चारों ओर पत्थर की सीढ़ियों का एक गोलाकार घेरा था, जो हर सीढ़ी ऊंची ऊंची खड़ी थी। पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर उनके पत्थर की चट्टाइयाँ रखी हुई थी। विशेष रूप से उनमें से एक चटाई एक विशेष लड़की पातली मारकर बैठी हुई थी। जब लीलू ने प्रवेश किया तो वो चारों ओर से सभी की जांच का विषय था। ऐसे ही कई गपशप को भड़का रही थी। 1 सप्ताह से गायब चल रहा लीलू एक बार फिर साउथविंड एकेडमी का चर्चा का विषय बन गया था। लीलू ने उन कटु निगाहों की परवाह न करते हुए शांत भाव से अपने लिए निर्धारित पत्थर की चटाई की ओर बढ़ गया। उसके बगल में विशालकाय झाओ कुओ बैठा था। उसे बैठते देखा झाओ कुओ ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? लीलू ने उसे एक नज़र से देखा और फिर सहजता जैसे जवाब दिया, अभी रंगा है, सुना नहीं? इसे ग्रेनी ग्रे कहते हैं, क्या ये अच्छा नहीं है?
जाओ कुओ इस बेतुके जवाब से अबाक रह गया और उसकी नसें फूल गई, मानो वो एक और सवाल पूछना चाहता हो। तभी जू शानियों की तेज आवाज़ मैदान में गूंजी। सभी दोस्तों, सभी स्टूडेंट कैसे हो? फाइनल कंपटीशन जल्द ही आ रही है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद सभी यूथ इस फाइनल दौड़ के लिए अपनी मेहनत दुगनी करेंगे। अगर आप किसी जाने माने कॉलेज में पढ़ पाएंगे तो आपका फ्यूचर अनलिमिटेड होगा। मैं स्टूडेंट जाओ कुओ और युआन क्यू की भी सराहना करना चाहूँगा। दोनों 6th सील स्टेज तक पहुँच गए और अगर आप दोनों कड़ी मेहनत करते रहोगे तो 7th सील स्टेज तक पहुँचना संभव नहीं है। बाकी लोगों ने दोनों को बधाई दी और तालियां बजी। दूसरी ओर लीलू आश्चर्य से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला नहीं था जो सुधार कर रहा था। दोनों की प्रशंसा के बाद जू सान्यू दिन का पाठ जारी रखा। लीलू ने टीचर पर गहन ध्यान केंद्रित किया। आज का पाठ 3 रेजोनेंस आर्ट के बारे में था, 2 निम्न ग्रेड की और 1 मिडिल ग्रेड की। उन्होंने धैर्यपूर्वक सभी आर्ट के रहस्यों पर विस्तार से जांच की और लोगों को उनकी बारीकियों से परिचित कराया। रेजोनेंस आर्ट को भी एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट की तरह ही श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि स्टेज की एनर्जी कल्टीवेशन आर्ट की एक ही श्रेणी में रखा गया था। रेजोनेंस आर्ट को लो, मिड और हाई में विभाजित किया गया था। इन 3 ग्रेडों के बाद उन्होंने जनरल ड्यूक और किंग स्टेज रेजोनेंस आर्ट के नाम भी पालन किया था। बेशक ऐसी हाई टियर रेजोनेंस आर्ट उन लोगों के लिए बहुत दूर की बात थी जो अभी भी 10 सील स्टेज में थे। अगर उन्होंने इसे सीख भी लिया तो भी अपनी सीमित रेजोनेंस पावर के साथ इन आर्ट को परफॉर्म करना उनके लिए असंभव हो सकता था। लीलू में रेजोनेंस आर्ट सीखने के प्रति हमेशा से ही टैलेंटेड, असाधारण रुचि और प्रति टैलेंट रहा है। अगर रेजोनेंस आर्ट को उनकी समझ और प्रयोग की तुलना की जाए तो उन्हें पूरा विश्वास था कि पूरे साउथविंड एकेडमी में उनका कोई आसानी नहीं होगा और बहुत कम लोग ही उनका मुकाबला कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसने जू सानियों द्वारा सिखाई गई 3 रेजोनेंस आर्ट को जल्दी से ही समझ लिया और उन्हें समझ लिया और वो सीख गए जल्दी। 2 घंटे बाद जू सानियों ने उनका अभ्यास रोक दिया और उन्हें आराम करने से पहले कुछ व्यवस्थाएं की। ठीक है, आज का रेजोनेंस कला लेक्चर समाप्त होता है। दोपहर की रेजोनेंस पावर पर होगी। दोपहर की पढ़ाई रेजोनेंस पावर पर होगी, इसलिए चुपचाप जारी रखो। लीलू अपनी जगह पर बैठे से बिल्ली की तरह खींचे हुए। जाओ को जल्दी से पास आकर मुस्कुराया। बड़े भाई लीलू, क्या आप मुझे आज सिखाई गई 3 रेजोनेंस आर्ट के बारे में कुछ सुझाव दे सकते हैं? जाओ को साफ पता था कि रेजोनेंस आर्ट सीखने में लीलू कितना टैलेंटेड है। जब भी उन्हें इन रेजोनेंस आर्ट को सीखने में कोई कठिनाई होती तो वे मदद करने के लिए सीधे लीलू के पास पहुंच जाते। लीलू ने मजाक किया लहजे में उसे डांटा। अगर मैं तुम्हें गाइड करूं तो क्या तुम आगे से मुझे सीनियर भाई लीलू भी कहोगे? जाओ कुएं ने शरारत से मुस्कुराया, लेकिन ऐसा करने से उसके चेहरे पर चोट के निशान के कारण दर्द महसूस हुआ, जिसके कारण उसने तुरंत ही अपने दांतों को भींच लिया। तुम्हें क्या हुआ है? लीलू ने पूछा। दाव कुएं ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, ये सब उस बदमाश वेईकुन की वजह से है। मुझे नहीं पता कि वो क्या पागल हो गया है, लेकिन वो सेकंड स्कूल में लगातार मुसीबतें ढूंढ रहा है। मैं अब उस उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उससे लड़ने का फैसला किया। इस पर उसने अपने चेहरे पर एक चोट के निशान की ओर इशारा करते हुए घमंड से जवाब दिया। उस बदमाश ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो भी
बचकर नहीं निकला। उस चेहरा लगभग कुचलकर चूर चूर हो गया। इस पर सेकंड स्कूल के कुछ स्टूडेंट इकट्ठा हो गए और गुस्से से शिकायत करने लगे। वो बेकुन बाकी बहुत जालिम है, हम तो बस अपने काम में लगे रहते कि वो हमें उकसाने आ गया। शुक्र है कि जाओ कुओं ने हमारी मदद की, अन्यथा कोई भी उसे संभाल नहीं पाता। जाओ कुओं ने हाथ हिलाकर उस समूह की ओर देखा जो अचानक प्रकट हुआ था और धीमी आवाज में लीलू से कह रहा था, क्या तुमने हाल ही में उस पागल बेकुन को परेशान किया था? लगता है वो तुम्हें ढूंढ रहा है। यह सुनकर लीलू को अचानक याद आया कि उसके जाने से पहले बेकुन ने सचमुच दीफा किंग से एक संदेश देने के लिए कहा था, जिसमें उसने किंग फेंग टावर में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने पहले तो इसे मजाक समझकर टाल दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बदमाश ने पूरा दिन उसका इंतजार किया हो? इसके बाद वो एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे बेकुन ने सेकंड स्कूल में अपनी को बाहर निकालने के लिए आने का फैसला किया। लीलू मुस्कुराए और जाओ कुओं के कंधे पर थपथपाया। हो सकता है, हालांकि ऐसा लग रहा है कि तुम पहले भी उसे 1-2 बार पीटने में मेरी मदद कर चुके हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो मुकाबला न होते शायद मैं 6th सील स्टेज में नहीं पहुंच पाता। जाओ कुओं ने इस बिंदु पर अपने कंधे ढीले किए और फिर आगे बोला, अब जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे यकीन है कि वो दोपहर की रेजोनेंस और क्लास के दौरान तुमसे मिलने जरूर आएगा। यह सोचकर लीलू ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई और फिर कहा, अगर जरूरत पड़ी तो इसे मुझे ही संभालने देना। शायद कुछ और दौर की पिटाई से मैं 7वीं सील स्टेज में पहुंच जाऊं। लीलू हंस पड़ा। जाओ कुओं सीधा और वफादार था, सचमुच एक भरोसेमंद दोस्त। वो काफी देर तक अपने दोस्त के पीछे छिपा रहा। यह उसका व्यक्तिगत या शैली नहीं थी, इसलिए उन्होंने मिस्टीरियस तरीके से जवाब दिया, जब बात आएगी तब इसके बारे में बात करेंगे। रेजोनेंस पावर क्लास साउथविंड एकेडमी के उत्तर में अकेडी के नॉर्थ डायरेक्शन में एक विशाल और घना जंगल था। जब भी हवा चलती तो हवा के झोंके से हलियारी की एक लहर भी उठती। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और भव्य पेड़ था, गहरे पीले रंग का, 200 मीटर से भी ऊंचा। घनी शाखाएं लकड़ी के जाल की तरह फैली हुई थी। पेड़ की शाखाएं मोटी और मजबूत थी और पत्ते से लदी हुई थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर पत्ता लगभग 2 मीटर चौड़ा और लंबा था, लगभग इतना ही मोटा मानो कोई छोटा सा चबूतरा हो। इस वृक्ष को ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर के नाम से जाना जाता है। रेजोनेंट पावर ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर कोई प्राकृतिक रचना नहीं है, बल्कि अनगिनत दुर्लभ खजानों से बनाया गया था। यह सचमुच एक ऐसा मामला था जहां कुछ ऐसा था जो आंखों से दिखने वालों से कहीं बढ़कर था। ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर के भीतर एक पावर केंद्र थी। यह पावर केंद्र सराउंडिंग ऊर्जा की प्रचुर मात्रा को अपने अंदर ग्रहण करने में सक्षम थी। कि बड़ी पत्तियों को खेती के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, जिससे प्रत्येक पर एक छात्र कल्टीवेशन कर सके। किसी भी एकेडमी के लिए ट्री रेजोनेंट पावर का तब एक आधारभूत आवश्यकता थी। उनकी ताकत एकेडमी की पावर पर निर्भर करती थी। एक खास नजरिए से यह पेड़ के पत्ते लीलू के परिवार के कल्टीवेशन कक्ष के समान थे। बेशक अगर तुलना की जाए तो लीलू के ओल्ड मैनर में स्थित स्काई गोल्ड कमरा काफ़ी बेहतर होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि लीलू भाग्यशाली थे और ज़्यादातर स्टूडेंट की बैकग्राउंड इतनी शानदार नहीं थी। रेजोनेंट पावर ट्री की पत्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, गोल्डन लीव, सिल्वर लीव एंड ब्रॉन्ज लीव। कोई दूर से देखे तो उसे पता चलेगा 60% लीव ब्रॉन्ज की और 30% लीव सिल्वर की और 10% लीव सोने की है। सभी गोल्ड लीव पेड़ के पीक पर स्थित थी और संख्या में अपेक्षाकृत छोटी थी। जाहिर है गोल्ड लीफ के ऊपर
कल्टीवेशन करना कम ग्रेड की तुलना में अधिक लाभदायक होगा। हालांकि गोल्ड लीव्स पर ज़्यादातर फर्स्ट स्कूल के स्टूडेंट का ही अधिक अधिकार था। यह लाजमी था क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर ताकतवर थे और एकेडमी की पहचान थे। इसलिए जब सेकंड स्कूल की बात आई तो केवल 10 गोल्डन लीव के लिए ही जगह थी। थर्ड स्कूल और फोर्थ स्कूल के पास इस बहुमूल्य कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए लड़ने का कोई मौका नहीं था। इन गोल्डन लीव की वास्तव में मांग थी और ट्री कल्टीवेशन के लिए केवल आधे दिन के लिए ही खुला रहता था। जब भी ट्री के ऊपर लगी घंटी बजती तो कल्टीवेशन शुरू हो जाता। हर स्टूडेंट के लिए यह दिन का सबसे अच्छा समय होता था। इसे ही घड़ी की घंटी बजती स्टूडेंट का झुंड ह्यूमन लहर की तरह उत्साह से चेहरे पर उल्लास के भाव लिए घने जंगल में दौड़ पड़ता। वे ट्री के तने के चारों ओर की तरह लिपटी लकड़ी की सीढ़ी के सहारे जितनी जल्दी हो सके पेड़ पर चढ़ जाते। लीलू भी लोगों के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ गया। उसने दूर से स्कूल के 10 गोल्डन लीव को अजीब तरह से देखा। उसके लिए भी था, लेकिन वो तब की बात थी जब वो स्कूल में जाओ कुओं को छोड़कर सबसे ताकतवर था। हालांकि वो अपने ब्लैंक पैलेस की वजह से उसने अपनी जगह छोड़ने की पहल की थी और अब उसके पास कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी दी हुई सीट वापस पाने में भी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। छोड़ो इसे, लो मैं जो कर सकता हूँ उसका उपयोग करता हूँ, लीलू ने मन ही मन सोचा और सिल्वर लीव की ओर चल पड़ा। जैसे ही लीलू सिल्वर लीव के पास पहुँचा, ट्री की चोटी में मिश्रित भाव से भरी एक नज़र उस पर पड़ी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना।